दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का संग्रह किस वेद में मिलता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। जादू टोना या तंत्र मंत्र का इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अगर बात करें वेदों की, तो कुल मिला के वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद भी है। ठीक है, चौथे नंबर का यह वेद है जो सब इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यह किसमें बताया गया है? तो ये भी किसमें बताया गया है? ये भी अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां हैं। किसमें कहा गया है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आपका अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में बोला गया है। ये भी आपका किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। चलिए इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाहत खो बैठता, किसने कहा? किसने कहा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाहत खो बैठता? तो आपके ऑप्शन हैं अकबर, शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप या सम्राट अशोक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, अगर बात करें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था, उनका जो मूल नाम है, उनका नाम है फरीद। क्या नाम था उनका? फरीद। फरीद नाम था उनका मूल नाम। ठीक है, शेरशाह सूरी ने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें प्रमुख युद्ध है उनमें से एक है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी ने। कब लड़ा था? चौसा का युद्ध लड़ा था आपका 1539 में। कब लड़ा था? 539 में। किसके बीच हुआ था? ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह की विजय हुई और हुमायूं हारा गया। ठीक है, एक युद्ध लड़ा इन्होंने आपका 540 में, वो लड़ा था, उसका नाम था आपका कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध था वो? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य ही हुआ। इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह की क्या हुई? विजय हुई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई? बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। तो आपको पता होना चाहिए कि शेरशाह की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई थी। क्या हुई थी? कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में स्वातिक चिन्ह किसे प्रदर्शित करता था? सिंधु सभ्यता में जो स्वातिक चिन्ह है वो किसे प्रदर्शित करता था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सरस्वती उपासना को, सूर्य उपासना को, वैदिक उपासना को या शिव उपासना को। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य उपासना को। तो स्वातिक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता था वो उस काल में सूर्य उपासना के लिए किया जाता था। ठीक है, अगर बात करें सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की, जिसमें से एक है हड़प्पा। कौन सा नगर है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। कौन सी है? हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? यह है सिंधु नदी पर। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता की खोज, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी, ये कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ये दयाराम साहनी जी और राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है विसर्जन, अंत, इतिश्री या अनावाहन। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्जन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे आदि का, अंत। जैसे आदि का पूछा जाता है कई बार, आदि का क्या है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, आदि का अंत होता है। कई बार अनाथ का पूछा जाता है, अनाथ का क्या है, तो अनाथ का आपको पता होना चाहिए, अनाथ का सनाथ। कई बार अनुकूल का पूछा जाता है, अनुकूल को क्या है, तो अनुकूल का आपको पता होना चाहिए, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है,
लोकटल झील किस राज्य में स्थित है? लोकटल झील किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है केरल, मणिपुर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। लोकटल झील आपके मणिपुर में स्थित है। ठीक है, कुछ प्रमुख झील हैं भारत के जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है आपका वुलर झील। कौन सा है? वुलर झील। कई कई बार पूछा जाता है कि वुलर झील कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वुलर झील कहाँ है, जम्मू में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। कई बार पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील के बारे में पूछा जाता है, तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है आपकी? उड़ीसा में है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है बेम्बनाद झील, एक झील के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बेम्बनाद। बेम्बनाद बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बेम्बनाद झील, ये झील कहाँ स्थित है? ये झील है आपकी केरल में। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार। केरल में स्थित है बेम्बनाद झील। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ? ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1930, 1926, 1950 या 1917। तो आपको पता होना चाहिए जो कुमाऊं परिषद है उसका जो कांग्रेस में विलय हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1926 को। 1926 को कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ। अगर बात करें कुमाऊं परिषद के गठन की, तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1916 में। ठीक है, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ठीक है, अगर बात करें कुमाऊं परिषद की, जो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ? तो हमें पता होना चाहिए कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1917 को। कब हुआ था? 1917 को। अगर कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ था कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो हमें पता होना चाहिए कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन है वो हुआ था आपका 1918 को। 1918 को कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था, हल्द्वानी नैनीताल जनपद में। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल जनपद में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगर इसकी विलय की बात करें तो ये कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हरेला किससे संबंधित है? ठीक है, उत्तराखंड में जो हरेला है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है लोकगीत से संबंधित है, लोक नृत्य से है, त्योहारों से है, या उत्तराखंड के या कुमाऊं लोकोक्तियों से है। तो आपको पता होना चाहिए जो हरेला है ये क्या है? ये उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, त्यौहार है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तराखंड के कुछ अन्य लोक पर्व है, त्यौहार हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आज के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जो नया सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो खतड़ुआ भी एक त्यौहार है उत्तराखंड का। ठीक है, खतड़ुआ भी एक लोक पर्व है। ठीक, एक है आपका घुघुतिया। ठीक है, घुघुतिया भी कुमाऊं में घुघुतिया बोलते हैं। जैसे आपका जो आपकी मकर संक्रांति, इसी को क्या बोलते हैं? घुघुतिया त्यौहार बोलते हैं। ठीक है, घुघुतिया हो गया, फूलदेई हो गई, फूलदेई। ठीक है, एक फूलदेई त्यौहार है, ये भी उत्तराखंड का क्या है? लोक पर्व है। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? एक शहर है, एक नदी है, या एक गुप्तचर संस्था है, या चित्र है? तो आपको पता होना चाहिए मोनालिसा क्या है। हाँ, मोनालिसा एक चित्र है, एक पेंटिंग है। ठीक है, मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसे लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है। ठीक है, मोनालिसा पेंटिंग बनाई है इन्होंने। किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फेमस पेंटिंग एक और है जिसका नाम क्या है? द लास्ट सफ़र। क्या है? द लास्ट सफ़र। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों द लास्ट सफ़र किसकी पेंटिंग है, किसका चित्र है? तो आपका पता होना चाहिए जो लास्ट सफ़र है ये आपका किसका है? ये भी लियोनार्डो दा विंसी की क्या है? पेंटिंग है। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो आपके ऑप्शन है केरल, असम, पंजाब या तमिलनाडु। तो हमें पता होना चाहिए जो बिहू है ये कहाँ का त्यौहार है? ये है असम का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये असम का त्यौहार है। कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं भारत के, लोक पर्व हैं। ठीक है, उनमें से कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि ओणम कहाँ का है? ओणम है आपका केरल का। ठीक है, ओणम पर्व आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि पोंगल त्यौहार कहाँ का है? लोक पर्व कहाँ
का है? तो हमें पता होना चाहिए पोंगल, जो पोंगल लोक पर्व है ये कहाँ का है? तो हमें पता होना चाहिए तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? जो संविधान संशोधन है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन जो है वो आपका अनुच्छेद 368 द्वारा किया जाता है। ठीक है, 368 के द्वारा जो आर्टिकल 368 है, इसके द्वारा संविधान संशोधन होता है। अगर बात करें अनुच्छेद 148 की, तो अनुच्छेद 148 में क्या बताया गया है? इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 148 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत भारत के कैग की नियुक्ति की जाती है। कैग, ठीक है, कैग की नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें अनुच्छेद 52 की, अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति के बारे में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 312 की, 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो भारत में बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, लोकसभा की होगी या राज्य स्तर पर होगी या केंद्र स्तर पर होगी, उन सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 312 में बताया गया है। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में। ठीक, अगर बात करें भाग 3 की, अगर बात भाग 3 की करें तो भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किससे मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? भाग 3 में। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनका वर्णन किस में मिलता है? संविधान के भाग 3 में मिलता है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व आपके किस में है? भाग 4 में। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं अगर पूछा जाए तो? अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 36 से 51 के मध्य क्या आते हैं? 51 के मध्य क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगर बात करें भाग 2 की, अगर भाग 2 की बात करें, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता, ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग 2 में। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगर रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, अगर बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की, रिजर्व बैंक की, आरबीआई की, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके सामने ऑप्शन है साहित्य जगत से, खेल जगत से, फिल्म जगत से या विज्ञान जगत से। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है आपका फिल्म जगत क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? फिल्म जगत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, फिल्म जगत से संबंधित है। ठीक है, जो बहुत फेमस फिल्में होती हैं, चर्चित फिल्में होती हैं, उनको ऑस्कर के लिए चुना जाता है। ठीक है, अगर बात करें भारतीय पुरस्कारों की, कई बार पूछा जाता है कि भारत रत्न कब से दिया जाता है और भारत रत्न कब से दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 1954 से भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें, ये 1961 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1961 से दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर कई बार पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, कि शुरुआत कब हुई दादा साहब फाल्के पुरस्कार की? तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई?
इसकी शुरुआत हुई 1969 में। ठीक है, ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी फिल्म जगत के क्षेत्र से संबंधित है। उत्कृष्ट अभिनय या नाटक के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, सतलज या ब्रह्मपुत्र। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कि दक्षिण भारत की लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वो भी कौन सी है, वो भी गोदावरी है। ठीक है, कई बार अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो भी गोदावरी है। अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भी क्या है, गोदावरी है। ठीक है, अगर बात करें भारत की अन्य नदियों की, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, कई बार एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदियाँ हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो वो भी कौन सी नदियाँ हैं, वो भी यही हैं, नर्मदा और ताप्ती ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, वो भी कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं। कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक, नर्मदा और ताप्ती ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, अगर नर्मदा नदी की उद्गम की बात की जाए तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा गर्म ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, अगर बात करें ग्रहों की, तो कुल मिलाकर सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, अगर बात करें वो कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। अगर बात करें, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी रिपीट होते आए हैं कि वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो आपको पता होना चाहिए बुध और शुक्र के क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। ठीक, ऐसे कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की जो बहन कहा जाता है वो कहा जाता है, आपको किसको कहा जाता है, वो भी आपकी शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, सबसे जो दूर स्थित है वह ग्रह कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो सौरमंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह सौरमंडल के सबसे दूर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड पुलिस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पर चर्चा करी। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।